तो आज तारीख है 25 अक्टूबर और आज हम लोग 24 और 25 अक्टूबर दोनों का करंट कवर करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ आई है वो तो आई है चाइना के नए लॉ के बारे में, जो उसने बॉर्डर्स को लेकर नया लॉ बनाया है। कि हम देखते हैं ना कुछ समय से चाइना के बॉर्डर पे ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, चाहे हम भूटान के एरिया में ले लें चाहे हम इंडिया के एरिया में ले लें, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो चाइना में एक लॉ पारित कर दिया है और जिसको 1 जनवरी से लागू भी कर दिया जाएगा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो बॉर्डर पे बनाए जा रहे हैं वो सही है। मतलब अभी तक उसको चाइना भी कहता था कि हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, अब उसको एक तरीके से फॉर्मलाइज कर देगा कि हाँ ये सही है। और ऊपर से चाइना अपने यहाँ जो स्टेट्स हैं, अलग अलग प्रांत हैं, उनको भी छूट दे देगा कि वो भी अपने बजट से इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। और बाय द वे अगर बायलैटरल की बात करें कि जैसे इंडिया से बात करनी है ये वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। बट हाँ, प्रांतों को कुछ थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी कि वो लोग भी बॉर्डर के पास में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना सकते हैं चाइना को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इलेक्ट्रिक वेस्ट के बारे में, कि जो एक रिपोर्ट निकली है और वो निकली है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ एरिया इंडिया के द्वारा, ASSOCHAM कहा जाता है जिसको। उनकी रिपोर्ट है कि इंडिया में तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन ई वेस्ट हर साल निकाला जाता है। और जिसमें से अगर इंडिया में टॉप की बात की जाए तो केवल दिल्ली है जिसमें से 9%, दिल्ली ही अकेले 9% ई वेस्ट निकालती है पूरे इंडिया का। तो दिल्ली टॉप पे है और इंडिया में 2 मिलियन मैट्रिक टन है। और फिर इसमें कुछ और भी डाटा दिए गए हैं लेकिन वो सब एग्जाम के लिए जाना जरूरी नहीं है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है सेकेंड डोज जो कोरोना के हैं उनके बारे में, कि जो वैक्सीन कोरोना की है उसका जो सेकेंड डोज है ज्यादातर प्रदेशों में लगवा रहे हैं लोग। ऐसी बात नहीं कि प्रदेशों में नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगर हम बात करें तो तकरीबन ऐसे 43.62 लाख लोग हैं जिन्होंने एमपी में सेकेंड डोज लगवाया ही नहीं है, स्किप कर दिया उन लोगों ने। और ये ज्यादातर किस वजह से कर दिया, जिन लोगों ने अभी, और वो भी अभी किया है, ऐसा नहीं कि पुराने जिन्होंने लगवाए थे वो लगवा लिए हैं। पिछले 2-3 महीनों से ऐसा हो रहा है कि लाखों लोग जो है वो सेकेंड डोज लगवा ही नहीं रहे हैं, उनका टाइम निकल जा रहा है। लेकिन बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एमपी में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में है। 72% पॉपुलेशन ऑफ एमपी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल कामों में जुटी हुई है। और अभी हम देखते हैं बुआई का काम आ गया था, फिर कटाई का काम चल रहा था, उससे पहले अभी बुआई चल रही है खरीफ की फसल की। तो इन सब के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकेंड डोज को स्किप कर दे रहे हैं। तो इसको लेके एमपी में अब अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया जाने वाला है अगले महीने से। हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है, सीएम है एमपी के, उनके द्वारा ये खबर आया गया था। एक नेक्स्ट न्यूज है कर्नाटक से, कि कर्नाटक अकेली ऐसी स्टेट बची थी जिसमें अभी तक जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो खुले नहीं थे, तो उसने भी फाइनली खोलने का कह दिया है। तो अब 1st से लेकर 5th तक जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कर्नाटक में भी खुलने वाले हैं। एक नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है एक नए डिवाइस के बारे में, जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है किशन रेड्डी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इस डिवाइस का नाम है बाईपोलर एयर डिसइंफेक्शन एंड प्योरीफायर डिवाइस। ये बाय द वे जेत्रा डिवाइस एंड सिस्टम कंपनी है हैदराबाद की, उसके द्वारा बनाया गया है। जैसे हम बात कर लें कोविड-19 की जो सार्स सीओवी वायरस है, या इन्फ्लुएंजा की बात कर लें, या राइनो वायरस की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, 100 से ज़्यादा वायरस, जिनको ये प्योरीफायर अगर तो हम घर में लगा लेते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं तो वो ऐसे वायरस को ऑटोमेटिकली ही मार देगा। तो दैट्स ऑल, बस यही एक न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है इंडिजीनियस मुस्लिम्स जो है असम के, उनको लेके, कि हम देखते हैं मुस्लिम जो मुस्लिम्स हैं, देखो असम में क्या है, हम देखते हैं असम और बांग्लादेश का बहुत डिस्प्यूट चला है। बांग्लादेश से काफ़ी लोग माइग्रेट होकर असम में आए हैं। उस वजह से जो इंडिजीनियस मुस्लिम भी है ना, उनको भी उस हीट का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ होने वाले जो हम बोलते हैं ना केसेस, उनमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में। और बेसिकली उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो है दुसांग डिस्ट्रिक्ट जो असम की है, उसमें इंडिजिनियस मुस्लिमों के साथ में बहुत ज़्यादा केसेस लगातार देखने को सामने आ रहे हैं। वहाँ की एक हम लोग बोलते हैं कि सोशल हार्मनी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है वहाँ की, और केवल इस वजह से क्योंकि वहाँ के जो इंडिजिनियस मुस्लिम भी हैं उनको भी वहाँ के लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि ये तो बांग्लादेश से आया होगा, ये सीन है। तो दैट्स ऑल, बस एक न्यूज़ आई थी मैंने सोचा कवर कर दूँ। एक नेक्स्ट न्यूज़ है नए 9 नए मेडिकल कॉलेज हैं जो आज यूपी में इनॉग्रेट करने वो किए जाने वाले हैं।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। अब हम बात करें ना, इसमें 2 स्कीमें मिली हैं, ऐसा नहीं है कि अकेली स्कीम है। पहली तो इसमें प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर योजना है, और दूसरा यूपी सरकार की भी एक स्कीम है जिसका नाम है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज स्कीम। तो इसके तहत अभी 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। और बाय द वे, अगर हम लोग पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करें तो ये 2014 में शुरू की गई थी, और 154 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल मिल चुका है तब से, और तकरीबन 17,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो दिया जा चुका है। और इस स्कीम के तहत हम देखते हैं कि तकरीबन 11,074 जो अर्बन हेल्थ केयर सेंटर हैं, और 17,788 जो रूरल अर्बन केयर सेंटर हैं उनको भी बनाने की बात की गई थी। हम देखते हैं 21-22 का जो बजट आया था उसमें भी इसकी बात की गई थी। और मतलब सीधी सी बात, जो पूरा हेल्थ क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया, कोविड आया था, हमारा जो हेल्थ सिस्टम था पूरा कोलैप्स कर गया था। उस हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए गांव में, सिटियों में, हर जगह हेल्थ सेंटर्स बनाना, जो पहले से जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है उनको डेवलप करना, और मेडिकल सीट्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना, जिस वजह से हमारे देश में कभी भी मेडिकल स्टाफ की आगे कमी ना पड़े। दैट्स ऑल। तो दैट्स ऑल इस न्यूज़ में। तो ये था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़ को लेके। कि देखो, हमारे इंडिया में बात तो बहुत की जाती है, यहाँ पर ड्रग पकड़ा गया, वहाँ ड्रग पकड़ा गया, ये किया गया, वो किया गया, बट असली बात एक और है। हमारे यहाँ एक फंड है जो है कि नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज, के जो लोग ड्रग से ग्रसित हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई भी हो, XYZ, उनको सही करने के लिए, और उनको मतलब एक तरीके से उनको मेंटली, फिजिकली ड्रग छुड़वाने के लिए नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस के द्वारा इसको पास किया गया था। इसको पूरा अगर एक्ट का नाम बोला जाए तो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, जिसके तहत केंद्र सरकार हर साल तकरीबन 250 करोड़ रुपए देती है। मतलब ऑलमोस्ट हर राज्य को 23 करोड़ रुपए मिलते हैं उनके यहाँ ड्रग्स को कंप्रेस करने के लिए, और जो ड्रग्स से एडिक्ट लोग हैं उनको ड्रग्स छुड़वाने के लिए। बट इस बजट का यूज ही नहीं किया जाता। इस बजट का केवल 4% यूज किया गया पिछले साल। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बजट का भी यूज करना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं ना कि ड्रग्स यहाँ पकड़े गए, ये ड्रग्स धंधा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हम उसको दबाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम पे जो बजट है हम उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल, बस यही आया। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर उनके द्वारा कहा गया कि इस बजट का राज्यों को यूज करना चाहिए, राज्य इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इन्हीं वजह से हम देखते हैं अभी हाल के समय में ड्रग्स के कई मामले कई जगह से निकल के आ रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है फेवियो को लेके। कि फेवियो ने हाल ही में जो मोटर जीपी वर्ल्ड टाइटल होता है वो जीत लिया, और पहली बार इन्होंने जीता है, वरना ज्यादातर टाइटल तो हम लोग जानते हैं कौन एक ही बंदा ले जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड वर्ल्ड कप को लेके। कि जो पहला मैच था वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है, और अभी तक T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया कोई मैच पाकिस्तान के खिलाफ हारा है। एक नेक्स्ट न्यूज है मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड को लेके। तो ये अवार्ड केरल सरकार ने जीता है, क्योंकि हम देखते हैं केरल सरकार ने कोची मेट्रो बनाई थी, फिर वाटर मेट्रो की बात करें उसको भी उसने डेवलप किया है, ई मोबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया है, इंफ्रा बनाया है, अपने यहाँ ई जो व्हीकल्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो इन्हीं सब के चलते केरल राज्य ने मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीत लिया है इंडिया में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है के लक्ष्मण को लेके। के लक्ष्मण हम लोग जानते हैं कि उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी। हमारे पीएम मोदी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और बाय द वे ये एक मैसूर में पैदा हुए थे 1921 में, और ये एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट है। मतलब और ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सेंट्रलिस्ट है एक तरीके से। वो लेफ्ट और राइट दोनों की ही खिल्ली उड़ाते हैं अपने कार्टून में, वो एक पक्ष की तरफ झुके हुए नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है स्वयंपूर्ण मित्रा को लेके। अब जो स्वयंपूर्ण मित्रा योजना क्या है कि ऐसे लोग कुछ बनाए गए थे, मतलब जो वेरियस गवर्नमेंटल स्कीम्स चलती हैं हम लोग देखते हैं, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो कुछ लोग रूरल एरियाज में जाते हैं, उन लोगों को मित्र बनाया जाता है, स्वयंपूर्ण मित्र बनाया जाता है। वो गांव में जाते हैं, गांव में लोगों को समझाते हैं कि हाँ ये वो फलाने टिकाने की ये गवर्नमेंटल स्कीम चल रही है, उनको उनकी बेनिफिट्स जो उनको मिल सकते हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। तो ये स्कीम चलाए, तो बस दैट्स ऑल। इसमें हमें केवल यही जानना जरूरी है कि स्वयंपूर्ण मित्र स्कीम क्या है। तो बस लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, और साथ ही साथ इसमें केवल अवेयरनेस नहीं पहुंचानी है, इसमें स्कीम का फायदा भी उन तक पहुंचाना है, एंड जो जरूरी
एंड जो यूजर है एक तरीके से कह लो, या जो बेनिफिशियरी है उस तक उस स्कीम का फायदा भी पहुंचाना। और न्यूज़ में तो केवल इतना ही था कि मोदी जी ने जो बेनिफिशियरीज हैं स्वयं पूर्णा मित्रा से जिनको फायदा मिला है उनसे बात की है, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि आई है तमिल की मूवी को लेके। कू कुजंगल करके एक मूवी है, तमिल मूवी, उसको ऑस्कर 2022 में इंडिया की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्ड फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इसके डायरेक्टर हम देखते हैं PS विनोद राज हैं, और नयनतारा और विघ्नेश है जो इसकी एक्ट्रेस और एक्टर है इस फिल्म में। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंडियन टेलीग्राफ राइट टू वे अमेंडमेंट रूल 2021 को लेके। अब हुआ क्या ना कि इंडियन टेलीग्राफ जो राइट्स एक्ट है उसमें बहुत दिनों से अमेंडमेंट नहीं आया था। ये केंद्र सरकार नया अमेंडमेंट लेके आई है, काफी सालों से नहीं हुआ था, जब से बना तब से अमेंड हुआ ही नहीं है, पहली बार अमेंड है बाय द वे। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ड्राफ्ट लॉन्च किया है बाय द वे, जिसमें ये कहा गया है कि वन टाइम जो कंपेंसेशन है वही देना पड़ेगा, और ओवर द ग्राउंड अगर टेलीग्राफिक लाइंस अगर बिछाई जाएंगी तो उसको पर किलोमीटर 1000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसमें उसके बाद हम कहें कि डिजिटल कम्युनिकेशन को और कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए थोड़े सब क्लॉज जोड़े गए हैं बहुत सारे। तो दैट्स ऑल, बस हमें इतना ही जानना जरूरी है। और फिर जब ये पास होगा या जो भी होगा संसद में रखा जाएगा तब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है सक्षम सेंटर्स को लेके। हम देखते हैं कि ऐसे सेंटर्स जो फाइनेंशियल लिटरेसी और सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं इंडिया में, उनको सक्षम सेंटर्स बोलते हैं बेसिकली। अब अभी की बात करें ना तो हम देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम लोगों ने अक्टूबर में 152 सेंटर्स खोले हैं, और 152 सेंटर्स 27 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में खोले हैं। और ये सक्षम सेंटर्स क्या करेंगे, बेसिकली लोगों तक गवर्नमेंट की सर्विसेज पहुंचाएंगे और लिटरेसी बढ़ाएंगे लोगों में, जो इलिटरेट लोग हैं। रूरल एरियाज में भी ये काम करेंगे, अर्बन में भी, बट रूरल में इनका फोकस ज़्यादा रहेगा बेसिकली। और फिर ये भी है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, NGOs हैं, उन सब के साथ में भी मिलकर ये काम करेंगे। और बाय द वे लीड बैंक्स बनाई जाएंगी, LED बैंक्स। तो लीड बैंक्स क्या करेंगी, सक्षम सेंटर्स को फंड उपलब्ध करवाएंगी, और लीड बैंक्स को सीधी सी बात है केंद्र सरकार के द्वारा फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये सक्षम सेंटर्स के साथ ही साथ सक्षम मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। और बेसिकली अगर इस योजना की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आती है सक्षम योजना, जिस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जो कि 2011 में शुरू की गई थी, जिसका बेसिकली टारगेट यही था कि रूरल गरीबी को खत्म करना और मल्टीपल लिवलीहुड्स को बढ़ावा देना। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है, यहाँ से हमारी न्यूज़ खत्म होती है। यहाँ से एक एडिटोरियल है COP26 को लेकर एडिटोरियल आया कि इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे फेस करना है, उन सबको लेकर। तो मैं समरअप कर दे रहा पूरी चीज़ों को कि हम देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट, मतलब हमारे टारगेट्स क्या क्या है इस वाले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, इसमें टारगेट क्या क्या है। तो एक तो पेरिस एग्रीमेंट्स को कैसे अचीव करना है, उन चीज़ों को, उसके ऊपर बातचीत होगी। नेट जीरो को कैसे हासिल किया जाए अलग अलग देशों के द्वारा, कब तक किया जाए, इस पर बात होनी है। उसके बाद में बात की जाए तो डेवलपिंग और जो गरीब देशों में फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में बात होनी है। फिर जो CBDR है, CBDR मतलब कि जैसे विकसित देश कोयले का उत्पादन कर करके या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर करके विकसित हो चुके हैं, और अब वो विकासशील देशों से कह रहे हैं कि तुम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ट्रांसफर हो जाओ, जो कि ज़्यादा महंगा पड़ता है, सीधी सी बात है। तो जो विकसित देश है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो वो लोग फंडिंग दें। तो CBDR को कैसे लागू करवाना है, ये टारगेट रहेगा। ये कुछ टारगेट है जो COP26 में रहने वाले हैं सारे देशों के द्वारा। अब हम बात करें चैलेंजेस क्या रहेंगे COP26 में। तो जो डेवलपर और डेवलपिंग जो देश हैं उनका टाइमिंग्स जो अलग अलग की गई हैं कि नेट जीरो के लिए जो टाइमिंग अलग है, उनकी जो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए जो टाइमिंग्स है वो अलग अलग है, उनको लेके चैलेंजेस हो सकते हैं देशों के बीच में, मतलब आपसी सहमति बनना मुश्किल हो सकता है जो चैलेंजेस हैं। बात करने की, जैसे कोरोना से रिकवरी कर रहे हैं बहुत सारे देश, रिकवरी के चलते लोगों ने नवाचार ही बंद कर दिया है, फैक्ट्रियां जो खोली हैं वो धड़ल्ले से प्रोडक्शन कर रही हैं, वो गौर नहीं कर रही है एनवायरनमेंट का कुछ भी, वो केवल इस पे गौर कर रही है कि हमें अपनी इकोनॉमी, हमें अपना फायदा पहले देखना है। तो उस पर और ज़्यादा बात हो सकती है। टारगेट जो सेट किए गए थे वह भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको कैसे पूरा किया जाए। डेवलपिंग जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कोरोना के चलते, उनको कैसे पूरा किया जाए। हमें ग्लोबल लक्ष्य बनाने की जरूरत है, इंडिविजुअल नहीं, सीधी सी बात है। और देशों ने अपने इंडिविजुअल लक्ष्य बना के रखे हैं, क्योंकि देश कहते हैं हम डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, ये अलग अलग कैसे रख सकते हैं। बट कुछ ग्लोबल लक्ष्य भी जरूरी हैं,
अभी तक केवल हम बात कर रहे हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या क्लाइमेट चेंज में, तो ज़्यादातर लक्ष्य जो हम देखते हैं वो इंडिविजुअल ही है, जो कि COP20 जो कि मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें या UNFCCC की बात करें, तो उसने ज़्यादातर इंडिविजुअल लक्ष्य देकर रखे हैं। कुछ बेसिक ग्लोबल लक्ष्यों को बनाने पे भी इस पे बात हो सकती है, ये चैलेंज रहेगा एक। और हम बात करें कि आपसी कोऑर्डिनेशन में जो देशों में कमी आई है, हम देखते हैं आपसी देश लड़ रहे हैं आपस में, किसी में बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कहीं पता पड़े किसी पे इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, किसी में मरीन डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, किसी में ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कल्चरल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उन डिस्प्यूट्स के बाद भी आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। तो इसके लिए आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, ये भी एक चैलेंज रहेगा। अब इसमें इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया, हम देखते हैं इंडिया के टारगेट्स थे कि 40% जो हम लोग ऊर्जा है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, और वो तो ऑलमोस्ट हम लोग कर लेंगे जहाँ तक हम, और 450 गीगावाट जो 2030 तक रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हमें एनर्जी निकालनी है, उस पर चल रहा है काम। हम लोग अभी 165 पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं कितना आगे बढ़ते हैं। और कोयले का जो डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है इंडिया में, क्योंकि हम लोग एक ही कंपनी में निर्भर है, जो बंद हो जाती है तो इंडिया में कोयले की कमी आ जाती है, ऊर्जा की कमी आ जाती है, वो करना जरूरी है। नेट जीरो का टारगेट नहीं दिया हुआ है इंडिया ने। बाय द वे देखो, इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसको नेट जीरो का टारगेट देना जरूरी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ एक बेसिक टारगेट तो होना चाहिए जिसको लेके कुछ एक बेसिक, जब तक लक्ष्य नहीं होगा, अगर तुमने उसको 50-70% भी अचीव किया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है वो, बट कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो तुम उस तरफ काम ही क्यों करोगे, वो वाली बात है ना। तो नेट जीरो के इंडिया के पास में टारगेट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और फिर बाकी हम प्रॉब्लम जानते हैं, क्लाइमेट चेंज से इंडिया में आ रही है कि मानसून की अनिश्चितता हो गई है। अभी हम देखते हैं कि भाई अक्टूबर में ऑल टाइम हाई चला गया, हर जगह फ्लड आ गया, हर जगह जहाँ पे सूखा पड़ना चाहिए वहाँ बरसात हो रही है, जहाँ पे पानी नहीं बरसता था वहाँ पानी बरस रहा है, साइक्लोन्स ज़्यादा आ रहे हैं। हम देखते हैं अरब सी में भी बात करें, बंगाल में भी बात करें, हर साल साइक्लोन्स की गिनती बढ़ती जा रही है जो हर साल आने वाले हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। ये सारे चैलेंजेस तो हैं ही है, और ये सारे चैलेंजेस केवल इंडिया के लिए नहीं है, इंटरनेशनली भी है। अब देखते हैं कैसे देश इनमें क्या करते हैं। हमें तो बस इतना जानना जरूरी था कि COP26 में किन किन मेन मुद्दों पे बात हो सकती है, दैट्स ऑल। इसके बाद में एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, जो आया है बेसिकली जो मिडिल एशिया है उसको लेकर। हम देखते हैं चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, उसमें क्या है, इंडिया उसका अपोज करता रहा है। हम लोग देखते हैं चाइना क्या कर रहा है, और बेसिकली इंडिया ये भी कहता है कि इंडिया के जो इंटीग्रल पार्ट है, जिसको हम लोग POK कहते हैं, वहाँ से वो होते हुए गुजरता है, तो जो हमारी इंडियन सोवरेनिटी के लिए भी खतरा है। ठीक है, वो सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है ना चाइना, उसको डंप करने का प्लान भी है BRI। दूसरी तरफ भारत के लिए ये और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत का इस समय जो कॉन्टेक्ट मिडिल एशिया से बनने वाला था, भारत जिन रूट्स पे काम कर रहा था, अफगानिस्तान के पावर में आने से बाद के वो रूट्स और ज़्यादा कट गए। वहीं हम देखते हैं कि जो रीजनल स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी होते थे, उनमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी है। अगर हम बेसिकली बात करें मिडिल एशिया की, तो मिडिल एशिया में भारत ने ये चीज़ समझ ली है कि भारत को मिडिल एशिया से संबंध अच्छे बनाए रखने की जरूरत है, वरना चीन उनमें डंप करने लग जाएगा और भारत से उनके संबंध बाई फार और ज़्यादा बिगड़ते चले जाएंगे। जो तुमने ब्रिक्स बना कर रखा था, SCO बना कर रखा था, वो तो पूरे डिमनिश ही हो गया जब से आ गया है यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे किर्गिस्तान को 200 मिलियन का फंड भी दे के आए हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी मीटिंग भी हुई है, उसमें हमारे जयशंकर जी गए थे। हम देखते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बाय द वे हम लोग जानते हैं नावार्नो कराबाई को लेके जो उनका चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेकर लड़ाई हुई थी। आर्मेनिया भारत के साथ अच्छे संबंध है आर्मेनिया के, बाय द वे, लेकिन ये संबंध आगे भी बने रहे, इनके लिए हमें लगातार काम करने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि SCO फेल होने के बाद में बायलैटरल संबंध हमारे काफ़ी देशों से टूट गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से हम लोग जानते हैं बेसिकली। तो उन संबंधों को रीइस्टेब्लिश करना और उस लीकेज को भरना ये इंडिया का काम है। और इंडिया इनको कैसे करता है, इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया उस तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा है। हम देखते हैं किर्गिस्तान की बात कर लें, कजाकिस्तान की बात कर लें, हम लोगों ने अभी काजिंद की थी कजाकिस्तान के साथ में। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, तो ऐसा नहीं है इंडिया उन क्षेत्रों में काम नहीं कर रहा है, बट इंडिया को उन क्षेत्रों में अपने काम, अपनी एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करें आज 25 अक्टूबर और 24 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।